ये खंड स है और इस खंड में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 2 अंक निर्धारित होते हैं और ये सभी शॉर्ट आंसर्स होते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है और इसका ये का पार्ट है, धारामापी की सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए, हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ एक तो धारामापी की सुग्राह्यता की परिभाषा आपको बतानी है और उसके अलावा इस धारामापी की जो ये सुग्राह्यता है, इसमें आप वृद्धि कैसे कर सकते हो, इसे किस प्रकार से बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले हम धारामापी की परिभाषा देख लेते हैं। तो धारामापी की परिभाषा ये होती है कि अल्पतम धारा से धारामापी की कुंडली में अधिक विक्षेप उत्पन्न होने की क्षमता को धारामापी की सुग्राह्यता कहा जाता है। यानी धारा का मान जो है अल्पतम होना चाहिए और कुंडली में जो है जो सुइयां हैं धारामापी की, वो अधिक से अधिक विक्षेप या इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन करनी चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो ये कहा जाता है कि वह यानी उसे धारामापी की सुग्राह्यता कहा जाता है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जो धारामापी की सुग्राह्यता S होती है, ये दक्षतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है और दक्षतांक होता है यहाँ पर, जिसे हम काई से डिनोट करते हैं, या S बराबर 1 काई होता है और काई की जो वैल्यू होती है वो होती है I/5। और यहाँ जब काई की वैल्यू हम लगाएंगे S बराबर 1/I/5, तो 5 चला जाएगा यहाँ ऊपर, तो ये होगा S बराबर 5/I। और इसके यदि मात्रक की बात की जाए तो जो 5 जो है ये ऐंठन कोण है और इसका मात्रक अंश होता है, और ये I जो है धारा है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसलिए जो S सुग्राह्यता है इसका मात्रक बनेगा अंश प्रति एम्पियर। अब बात करते हैं कि हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो धारामापी की सुग्राह्यता होती है वो 2 प्रकार की होती है, तो इसलिए उसमें अलग अलग प्रकार से वृद्धि की जाती है। तो पहला प्रकार होता है धारा सुग्राह्यता। तो धारा सुग्राह्यता का जो फॉर्मूला होता है SI, ये बराबर होता है NAB/C के। तो जो धारामापी की सुग्राह्यता SI होती है ये प्रोपोर्शनल होती है N के, N यानी फेरों की संख्या के। यदि आप फेरों की संख्या का मान बढ़ाओगे तो धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। दूसरा, यहाँ जो A दिया है ये SI इस A के भी समानुपाती होता है, इसलिए यदि आप क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो भी धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा ये SI जो है इस B के भी समानुपाती होता है, और लेकिन B यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है जो कि पहले से लगा होगा। और इसके अलावा हम बात करते हैं इस C की, तो ये धारामापी की जो सुग्राह्यता है इस C के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसलिए यदि आप C का मान घटाओगे तब आपकी धारा सुग्राह्यता जो है बढ़ेगी। तो हम यहाँ इसका मान फेरों की संख्या को बढ़ाकर, क्षेत्रफल A को बढ़ाकर या फिर ऐंठन नियतांक C को घटाकर हम इसके मान को बढ़ा सकते हैं या धारा सुग्राह्यता के मान में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा प्रकार होता है इसका वोल्टता सुग्राह्यता और इसका फॉर्मूला होता है SP बराबर NAB/CG। तो फॉर्मूला में केवल क्या है कि यहाँ C के साथ साथ G आता है और G होता है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। लेकिन यहाँ क्या होता है कि वोल्टता सुग्राह्यता कुंडली के एक तो क्षेत्रफल पर, इस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर और ऐंठन नियतांक C पर निर्भर करती है। केवल ये 2 ही चीज़ों पर निर्भर करती है। या तो आप क्षेत्रफल को बढ़ा के बढ़ा सकते हो या इस C को घटाकर तुम वोल्टेज सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हो, लेकिन फेरों की संख्या पर यह निर्भर नहीं करती। क्यों, इसको समझ लेना चाहिए। फेरों की संख्या जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं उसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, यानी फेरों की संख्या बढ़ने पर धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G भी उसी अनुपात में बढ़ता है। यदि मैं N का मान 2 गुना करूंगा
तो यहाँ जो है ये इस g का मान भी 2 गुना हो जाएगा, जिससे ये 2 से 2 कैंसिल होगा और n/g हमेशा नियत रहेगा। चाहे तुम n का मान कितना भी बढ़ा लो तो g का मान उसके साथ ही बढ़ेगा, उसी अनुपात में रहता है। इसलिए इस फेरों की संख्या का इस वोल्टेज सुग्राह्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रतिरोध जी उसी अनुपात में बढ़ता है जिससे वोल्टेज सुग्राह्यता नहीं बढ़ सकती। यानी हम वोल्टेज सुग्राह्यता को कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो उसके क्षेत्रफल को बढ़ाकर, और या जो है इस वोल्टेज सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए ऐंठन नियतांक C का मान कम कर सकते हैं। ये तीसरे का ख पार्ट है। प्रत्यावर्ती परपथ में शक्ति गुणांक एवं बांटहीन धारा का अर्थ समझाइए। तो हमें यहाँ यानी प्रत्यावर्ती परपथ अर्थात AC परपथ में एक तो शक्ति गुणांक पूछा गया है और वाटहीन धारा पूछी गई है। तो सबसे पहले हम इस शक्ति गुणांक को समझेंगे। तो इसकी परिभाषा ये है कि प्रत्यावर्ती परपथ में शक्ति गुणांक को परपथ में लोड में प्रवाहित होने वाली वास्तविक शक्ति और परपथ की आभासी शक्ति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। और ये जो cos फाई है, इसको शक्ति गुणांक को cos फाई से डिनोट किया जाता है, जहां फाई जो है वोल्टेज और धारा के बीच का कोण होता है। यदि धारा वोल्टेज की तुलना में विलंबित या हम ये कहते हैं कि पश्चगामी हो तो शक्ति गुणांक भी पश्चगामी होगा, और यदि धारा वोल्टेज से अग्रणी यानी अग्रगामी हो, लीड कर रहा हो, तो शक्ति गुणांक भी अग्रगामी होगा। शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos फाई बराबर R/Z, जहां R जो है प्रतिरोध होता है और Z जो है प्रतिबाधा होती है। तो उसके अलावा हमें वाटहीन धारा का अर्थ भी लिखना था इस प्रश्न में। तो वाटहीन धारा क्या होती है? यदि किसी ओमीय प्रतिरोध रहित अर्थात ओमीय प्रतिरोध R होता है और रहित अर्थात इसका मान 0 हो, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय होता है PAV यानी एवरेज शक्ति क्षय शून्य होती है। इस प्रकार का परिपथ वाटहीन परिपथ तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा वाटहीन धारा कहलाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो औसत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I/RMS इंटू VRMS इंटू cos फाई, और यदि R का मान 0 हो जाए तो जो cos फाई होता है शक्ति गुणांक, ये होता है R/Z के बराबर। तो यदि यहाँ से R 0 होगा तो cos फाई 0 होगा, और यहाँ यदि cos फाई हम 0 लगाएंगे तो जो एवरेज शक्ति है वो क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। यानी इसके अंदर जो शक्ति क्षय शून्य हो जाएगी, और ऐसा परिपथ फिर क्या कहलाएगा? वाटहीन परिपथ कहलाएगा, और उसमें जो धारा बहेगी वो धारा वाटहीन धारा कहलाती है। इसमें ये पॉइंट हमको नोट करके याद रखना है। वाटहीन परिपथ में परिणामी विभवांतर एवं धारा के बीच कालांतर 90 डिग्री होता है। तो विभवांतर और धारा के बीच का जो कोण फाई होता है वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है, और इसीलिए cos π/2 का मान हमेशा 0 हो जाता है, और जिससे जो है औसत शक्ति क्षय जो है शून्य हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 चल रहा है और ये इसका ग पार्ट है। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका समीकरण यहाँ हमको दिया गया है, और तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान पूछा गया है तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है हम उसे लिखते हैं EY बराबर 3 गुणा 10⁻⁻7 साइन 0.5 गुणा 10⁻³ प्लस 1.5 गुणा 10⁻11t। इस समीकरण की तुलना हम विद्युत क्षेत्र के समीकरण से करते हैं, जो कि होता है E बराबर E0
साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। और इस समीकरण की तुलना के बाद हम यहाँ से ई नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ई नॉट बराबर मिलेगा 3 गुणा 10 की घात -7 टेस्ला। और ये जो यहाँ के है, के की वैल्यू मिलेगी 0.5 इंटू 10⁻³ और जो ओमेगा है ये मिलेगा 1.5 इंटू 10 की घात 11। तो हमें यहाँ तरंग दैर्घ्य का मान पूछा गया है। तो पहले मैं तरंग दैर्घ्य निकालता हूँ। फॉर्मूला होता है k बराबर 2π/λ। तो लैम्डा हमसे पूछा गया है, ये हो जाएगा 2π/k। तो लैम्डा बराबर 2π/0.5 गुणा 10 की घात 3 और ऊपर लाएंगे इसे तो 2π गुणा, ये जो है ऐसा करते हैं, इस 0.5 से इसे काट देते हैं, तो ये कटेगा कितने 4 बार। तो ये हो जाएगा 4π इंटू 10 की घात -3 जो है मीटर। ये हो गई हमारी तरंग दैर्घ्य की वैल्यू। और हमसे यहाँ पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो समीकरण है वो होता है V बराबर V0 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो मुझे यहाँ V0 की वैल्यू ज्ञात करनी होगी और V0 की जो वैल्यू होती है उसे हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। E0/V0 बराबर C होता है प्रकाश की चाल, या मैं ये कहूँ कि V0 बराबर E0/C होता है। तो V0 बराबर हो जाएगा, E0 की जो वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात -7 है और प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8 और 3 से कटेगा ये 3 और ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -7 गुणा 10 की घात -8, या V0 की वैल्यू होगी 10 की घात -15 टेस्ला। और इस समीकरण में मैं जो है यही वैल्यू लगा देता हूँ। तो इसका समीकरण हो जाएगा B बराबर V0 की जगह 10 की घात -15 इंटू साइन और kx ओमेगा टी ज्यों का त्यों रहेगा, 0.5 इंटू 10 की घात 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की घात 11t। ये होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। इस क्वेश्चन में यहाँ एक मिस्टेक है कि यहाँ 10 की घात -3 था। अगर ये 10 की घात यहाँ -3 होगा तो इससे क्या होगा कि यहाँ जो -3 है ये ऊपर जाकर प्लस बनेगा और इस लैम्डा की जो वैल्यू है 4π इंटू 10 की घात +3 मीटर होगी। और यहाँ जो है ये इस आंसर में -3 होगा, क्योंकि इस अनसॉल्व्ड में ये यहाँ मिस्टेक दी थी, इस वजह से इसका आंसर पहले वाला सही था। और यदि यहाँ पेपर में -3 दिया है तो फिर इसका अब ये जो आंसर दिया है ये सही होगा। तीसरे का ये घ पार्ट है, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर समझाइए। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है। वे चुंबकीय पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनके उदाहरणों की बात की जाए तो इसके यहाँ 2 उदाहरण दिए गए हैं, एक H2O और एक NaCl।
दूसरे होते हैं अनुचुम्बकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वे चुम्बकीय पदार्थ जो यहाँ बाह्य होना चाहिए, बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, यानी आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। और ये वाले प्रतिकर्षित होते हैं, यानी दूर भागते हैं, बल का अनुभव करते हैं तथा चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी जिधर चुम्बकीय क्षेत्र होता है उस दिशा में अल्प चुम्बकित होते हैं, यानी बहुत थोड़े से चुम्बकित हो जाते हैं, अनुचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। और यहाँ इसका एक उदाहरण है Na सोडियम, और एक यहाँ Cl दिया गया है और एक यहाँ ऑक्सीजन O2 दिया गया है।